वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दुलाल दास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 11 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 को एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व करने वाला हूं। और मैं साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि 2022 की जो क्वेश्चन है 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान देंगे और हर एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट करेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे और कम से कम 2-3 बार इसको आप रिवीजन करिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। और बी प्रिपेयर होकर 26 फरवरी 2024 को जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा के पूरा मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि 2024 या फिर 2023 के जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्वेश्चन को देख रहे हैं उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन इजी तभी लगता है जब आप बुक को पढ़ेंगे, जब आपको पता रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा, तो इसीलिए आप अच्छा से पढ़िए और तैयार होकर भी प्रिपेयर होकर जाइए एग्जाम देने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ व्हिच कमिटी। ऑप्शन है ड्राफ्टिंग कमिटी, कमिटी ऑफ फेडरल पावर, कमिटी ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कमिटी ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 26 फरवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। Which country's constitution is an example of unwritten constitution? किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि अमेरिका की जो संविधान है, अमेरिका की इफेक्टिव में कब आया था? तो 1789 में ये संविधान जो है इफेक्टिव हुआ था। और इस संविधान को क्या कहा जाता है? फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और इसको ये भी कहा जाता है द ओल्डेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सर्वप्रथम लिखित संविधान है और दुनिया की सबसे पुरानी संविधान है अमेरिका के संविधान, जो लिखित संविधान है। इसके बाद ही आ जाता है कि फ्रांस के संविधान को 1791 में इफेक्टिव किया गया था और जर्मनी के संविधान को 1949 से इफेक्टिव माना जाता है। बट जर्मनी के संविधान कई बार को लिखा गया है, लेकिन 1949 से ही इनका सही रूप देखा जाता है। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान, जो अलिखित संविधान है। बाकी जो भी संविधान है यहाँ लिखित संविधान का रूप दिया गया है। आगे बढ़, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन में है इंडियन फेडरल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है?
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो फेडरल सिस्टम जो है भारत के संविधान में कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से लिया गया। हम लोग एक नज़र डालते हैं कि ब्रिटिश के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं। ब्रिटिश के संविधान से हम लोग लिए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को, रूल ऑफ लॉ को, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को। मैं लिख ही देता हूँ ना, ब्रिटिश के संविधान में हम लोग लिए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, फिर हम लोग लिए हैं रूल ऑफ लॉ को, फिर हम लोग लिए हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को, फिर हम लोग लिए हैं सिंगल सिटीजनशिप को, सिटीजनशिप को लिए हैं, और हम लोग लिए हैं कैबिनेट सिस्टम को, कैबिनेट सिस्टम को लिए हैं, और हम लोग लिए हैं बिकामेरल सिस्टम को, है ना, बिकामेरल सिस्टम को, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था क्या है कि हमारे संसद में 20 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इन सभी व्यवस्था को हम लोग कहाँ से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया है या यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आ जाता है कि स्विट्जरलैंड, तो हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान से कुछ भी नहीं लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए हैं कंकरेंट लिस्ट को, यानी कि समवर्ती सूची, जो हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में दिया है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब कुछ भी बिल पास होता है और जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक जगह बुलाते हैं और दोनों सदन के आपस में चर्चा होते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति, यानी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, वो किसी भी हाल में इसका अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग फेडरेशन सिस्टम को लिए हैं, फिर अपॉइंटमेंट हम लोग गवर्नमेंट को लिए हैं, जो किनके द्वारा होता है, तो ये सेंट्रल के द्वारा राज्य में इनको भेजा जाता है। इसको हम लोग कनाडा से लिए हैं, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को लिया है, जो सहायकारी क्षेत्राधिकार दिया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लिए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, हु सेड दैट देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, बरकार, लास्की, गन्नर और जेलेनिक। तो इसको जेलेनिक ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हु वाज द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में समाजवादी विचारों का प्रबल समर्थक कौन था, ठीक है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जो समाजवादी विचारधारा के नेता जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, by which amendment the word secular was added in the preamble of the Constitution of
इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में। तो 42nd अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? इसमें 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखेंगे। इसको 1976 में हुआ था और इनके कार्यकाल में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जब वो क्या थी, पीएम थी। और इसी समय में राष्ट्रपति कौन थे? तो अकरुद्दीन अली अहमद थे। अली अहमद थे प्रेसिडेंट, ठीक है। और इस टाइम क्या था? तो हमारे देश में क्या था? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। इसी समय ये संविधान संशोधन किया गया था, किनके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें संशोधन हुआ था जो इंदिरा गांधी ने कराई थी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी कहा जाता है भारत के संविधान का। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। फिर इसी के बाद क्या होता है? 44 अमेंडमेंट आता है। और 44 अमेंडमेंट कब आता है? तो ये 1978 में आता है। इनके कार्यकाल में आता है। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री होता है, इसी कार्यकाल में आता है। और इसमें इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसी टाइम आया था। इस संविधान में सबसे खास है कि इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31, इसको क्या किया था? फंडामेंटल राइट्स से हटाकर कहाँ डाला गया था? लीगल राइट्स में। और ए के अंडर पे इसको रखा था, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट इसमें कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। और इसमें क्या था? तो इसमें ये था कि आपका जो वोटिंग का एज था, रिड्यूसिंग द वोटिंग एज, रिड्यूसिंग द वोटिंग एज 21 to 18 कर दिया गया था, ठीक है। बस इसमें सबसे खास यही है। इस संवैधानिक संशोधन में 50 संविधान संशोधन या अमेंडमेंट, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो जो भी खास था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। Which of the following rights described in the Constitution of India is not a fundamental right? भारत के संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या है, 44वें संविधान जो हम लोग अभी देखे, इसमें हटा दिया गया और कहाँ रखा गया? लीगल राइट्स में, जो आर्टिकल 300A के अंडर पे रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन अबलिश्ड? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 16? तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 15 में कहता है फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग। मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करते हैं। लोक नियोजन, ठीक है, किसमें बात करता है? तो आर्टिकल 16 बात करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत करता है। अब यही एक बचता है जो इसमें कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिसेबल? संविधान के कौन से प्रावधान न्याय संगत है? गैर न्याय संगत? लीगल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें डीपीएसपी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिसेबल है, न्याय संगत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू वोट? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी। तो ये आएगा पॉलिटिकल इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज एबल टू अमेंड द फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकार से संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन का अधिकार किनको दिया गया है? तो संशोधन का अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को। तो इसीलिए इनका आंसर भी हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाने का शक्ति किसके पास है? द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और काउंसिल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको हटाने की शक्ति केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा है? तो 1989 तक क्या है, एक सदस्यीय निकाय रहता है। फिर 1989 में इसको क्या कहता है, त्रिसदस्यीय निकाय बना दिया, मतलब तीन तीन मेंबर को मिलके इलेक्शन कमीशन बनता है। फिर 99 में हटा के फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। फिर 1993 में इनको फिर से त्रिसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। अब त्रिसदस्यीय निकाय कैसे बनता है? 2+1 से, मतलब 2 होंगे चुनाव आयुक्त और ये होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब ये जो होता है इन सभी को अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास है। तो जिस आधार पर राष्ट्रपति इन सभी को नियुक्त करता है तो हटा भी सकता है भाई, बिल्कुल ये दोनों को हटा सकता है चुनाव, लेकिन इनको नहीं हटा सकता। और बात यह है कि इनको हटा भी सकता है तो इनके सिफारिश के आधार पर ही हटा सकते हैं, या चर्चा के बाद ही हटा सकता है, अपने मन से इनको नहीं हटा सकता है चुनाव आयुक्त को। लेकिन इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसको हटाने की प्रक्रिया जो है, तो जो सुप्रीम कोर्ट
कि जज की प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो उसी प्रकार चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। Question number 15. In which part of the Constitution of India the Election Commission has been provided? भारत के संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में पार्ट 15 में किया गया है। पार्ट 15 में आर्टिकल क्या है, तो मैं आप लोग को आर्टिकल बता देता हूँ, यानी कि इसका अनुच्छेद 324 टू 329 तक इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16. हु वाज द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ वोमेन फ्रेंचाइजी? महिला मताधिकार की प्रबल समर्थक कौन थे? तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था जेएस मिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉरगिव द कन्विक्टेड क्रिमिनल्स डेथ सेंटेंस? निम्नलिखित में से किसके पास किसी दोषी अपराधी को मौत की सजा माफ करने की शक्ति है? जिसमें से ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस जो है उसको रिमिट करने का या फॉरगिव करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। Question number 18. Which article provides for impositions of president rule is state? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368, 352, 356 और 365। तो अधिकार है 356 में क्या 356 में राष्ट्रपति शासन, रूल ऑफ प्रेसिडेंट की बात किया गया है। कि मैं इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इसको आज तक इंडिया में कभी भी लागू नहीं हुआ है। ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो अभी तक 3 टाइम्स इसको लागू किया जा चुका है। और आर्टिकल 356 तो रूल ऑफ प्रेसिडेंट, इसको 120 से भी अधिक बार लागू किया जा चुका है अलग अलग राज्यों में। ठीक है। अब आ जाता है कि 365 क्या है? तो 365 जो है इसको मिसलेनियस या प्रकीर्णन की जो पार्ट है उसमें रखा गया है, पार्ट 19 में। अब इसमें क्या है कि चलो भाई राष्ट्रपति शासन तो लगा सकता है सेंट्रल के द्वारा, लेकिन संविधान इसकी सुरक्षा देता है कि अगर सेंट्रल ने बिना वजह की या अनियमितता में अगर राष्ट्रपति रूल ऑफ प्रेसिडेंट किया है, तो जो भी स्टेट है इंडिया में उन सभी स्टेट को ये राइट्स मिलता है कि उसका अवॉइड करने का पूरा पूरा शक्ति अपने पास रखता है। ठीक है। अगर अननेसेसरी रूप से रूल ऑफ प्रेसिडेंट करता है या राष्ट्रपति शासन को अगर लगाता है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19. Who determine the disputes regarding the election symbols of political parties? राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों से संबंधित विवादों का निर्धारण कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह की जब बात आती है तो कौन करेगा भाई? इसको इलेक्शन कमीशन ही करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। भारत का राष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉन ऑफ दिस। तो राज्यसभा का
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब राज्यसभा का सभापति होता है। और एक बात याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है, उसको राज्यसभा के सभापति का ही वेतन भत्ता बाकी जो भी चीज़ उनको होता है, जो भी चीज़ों का जो भी फैसिलिटीज़ का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया, सभी उनको प्रोवाइड किया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड पोलिश इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस? पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो ये लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक और फ्रेंच, ये पोलिश शब्द क्या है? ग्रीक भाषा से है। जो पोलिश शब्द का क्रिएशन कौन किया था? तो इस शब्द ग्रीक का था और इसको सर्वप्रथम एक्सप्लेनेशन करने वाला आपका अरिस्टोटल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स? आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में मैकियावेली को जाना जाता है। ठीक है। 23, अरिस्टोटल इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स? अरस्तु निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो अरिस्तु ने क्या लिखा था? पॉलिटिक्स लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज सेड पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर? किसने कहा है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? कैटलीन, अरिस्टोटल, सीली, एलेडोप्टन। तो इसको कैटलीन ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आंग सान सू की इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, हु सेड दिस? जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यह किसने कहा? तो इसको कहा गया था इंदिरा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस? स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यह कथन किसका है? यह कथन है हॉब्स का। हु हैज रिटन द बुक्स हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था महात्मा गांधी ने। हु हैज सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम? जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन को कहा था जॉन लॉक ने। Which of the following has political equality? निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? राइट टू वोट, राइट टू contest election and right to submit application and all of this। इसमें all of this हो जाएगा और राइट टू वोट नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी है ना, इसको थोड़ा गलत मार्किंग किया गया था गलती से, तो ये होगा राइट आंसर है ना। ठीक है। According to which principle justice can be available only in a society without class? किस सिद्धांत के अनुसार न्याय केवल वर्गहीन समाज में ही मिल सकता है? अब क्लासलेस सोसाइटी की किसने बात किया है? आपको आई थिंक यू नो। हाँ बिल्कुल, क्लासलेस सोसाइटी की बात किया था कार्ल मार्क्स ने, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ पॉजिटिव व्यू ऑफ फ्रीडम? स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? एफ ए हायक, जॉन लॉक, गार्डनर, प्लेटो। तो जॉन लॉक नहीं है, क्योंकि जॉन लॉक क्या था, नेगेटिव लिबर्टी के पक्षधर में थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, who had said political science being and ends with the state? किसने कहा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? एक्टन, गैरिस, गार्डनर और प्लेटो। गार्डनर ने कहा था। Which article of the Constitution of India states that all persons are equal before the law? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? आर्टिकल 14 में कहा गया है, सिंपल है। आर्टिकल 35, पॉवर्टी एलिवेशन इज ए पार्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ जस्टिस? गरीबी उन्मूलन किस प्रकार के न्याय का एक भाग है? तो ऑप्शन है नेचुरल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड नॉन ऑफ दिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not protect freedom? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है? फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकता, बाकी सभी कर सकता है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। 37, which of the lexical meaning of liver? लिवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिवर शब्द का शाब्दिक अर्थ है लैक ऑफ बॉन्डेज, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉन्डेज, और लैक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डेज एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डेज, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। हालांकि कहीं कहीं बंधनों का अभाव भी देखने को मिलता है, लेकिन लिवर शब्द का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर हुज इलेक्शन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन एडॉप्टेड इन इंडिया? भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव किसके चुनाव के लिए अपनाया जाता है? मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद होता है ना, जो अभी 6 राज्यों में है, प्रेसिडेंट और ऑल ऑफ दिस। तो हो जाएगा सही आंसर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि भारत में बेसिकली दो ही चुनाव की प्रणाली जो होता है उसको अपनाया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पास द जो पोस्ट सिस्टम होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको एमएलए और एमपी के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में देखा जाता है। बाकी जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो सभी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है। ठीक है। 39, हु इज मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट? आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है? इसमें ऑप्शन है अरिस्टोटेल, प्लेटो, कौटिल्य। ये सभी जो दिया हुआ है, अरिस्टोटेल बिफोर क्राइसिस में बात है, प्लेटो बिफोर क्राइसिस, कौटिल्य भी बिफोर क्राइसिस। डेविड स्टन को 20वीं सदी के थिंकर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि डेविड स्टैन में 2 ठो सिद्धांत दिया था, मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा भी किया जा चुका है, जो बिहेवियरल
एंड पोस्ट बेबियल जो थ्योरी है इनको प्रतिपादित किया था। जब बिहेवियर का ही एक आपका अपडेटेड रूप में था पोस्ट बेबियलिज्म, या कुछ करेक्शन करने के बाद इसको पोस्ट बेबियलिज्म लाया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये अमेरिका से बिलोंग कर रहा था। और बिहेवियर जो रिवोल्यूशन है वो अमेरिका से ही शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 1945 से इसका मूवमेंट का दौर समझा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज सेड जस्टिस इज इक्वलिटी बिकॉज ऑल एक्सेप्ट दिस विदाउट लॉजिक? किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, अरिस्टोटल, प्लेटो और बेंथम। तो इसको कहा था जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेके आएंगे। और अभी हम लोग क्लास 11 को ही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लास 11 आप लोग का बहुत सामने एग्ज़ाम है, जो कि 26 फरवरी 2024 में आप लोग का एग्ज़ाम रखा गया है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे की क्लास